खुशबू अगर खाने में मिलाई गई है, जैसे जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे बिरयानी मिलेगी, दसियों चीज़ें मिलेगी जो पकाई गई है खाना, तो उस खुशबूदार खाने में कोई मसला नहीं है। ज़ाफ़रान डाला गया, उसके अंदर अलग अलग जो है गरम मसाले खुशबूदार डाले गए, खुशबू से सब महक रहा है, आप वो खा सकते हैं। लेकिन खुशबूदार जो ड्रिंक्स होती हैं, पीने की चीज़ें होती हैं, उसको पीने की इजाज़त नहीं। लिहाजा वहाँ पर अच्छा, यहाँ के जो आप ये सब सॉफ्ट ड्रिंक पे पीते हैं और वहाँ के, उनमें दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो पीते थे वो क्या पीते थे और वहाँ जो मिल रहा है वो किस मेयार का मिल रहा है। तो वहाँ की खुशबू भी ज़्यादा होगी, उसका टेस्ट भी अलग होगा। बहरहाल तो आपको फिर वो खुशबूदार मिली हुई चीज़ों को बिल्कुल हाथ लगाना, पीने वाली चीज़ में आपको इसका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, लस्सी वगैरह पी सकते हैं ना। जो आगे आ रहा हूँ, आपको बड़ी फिक्र है खाने पीने में कहीं कुछ कमी जाती है। जो फ्रेश जूस होते हैं जिसमें कोई चीज़ मिलाई नहीं गई, आपने संतरे का जूस निकाल लिया, आपने फुला फुला का निकाल लिया, जाहिर सी बात है उसमें भी खुशबू होती है, कुदरती जो उनकी ज़ाती खुशबू है, उससे कोई मसला नहीं। खुशबू जब बाकायदा मिलाई जाती है तो मसला आता है। साबुन में खुशबू मिलाई जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में खुशबू मिलाई जाती है और इस तरह की दूसरी चीज़ों में खुशबू मिलाई जाती है, वहाँ मसला है। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में मसला नहीं है, बिरयानी वगैरह इस तरह की खुशबू, पीने की चीज़ों के अंदर अलबत्ता क्या आ जाता है, मसला आ जाता है। और जो फ्रेश जूस है जिसमें खुशबू आ रही है तो उसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि उसमें कोई खुशबू मिलाएगी ही नहीं, हो तो कुदरती खुशबू है। इसलिए अगर कभी ज़ौक़ और शौक़ हो तो फ्रेश जूस जो है वो आप इस्तेमाल करें। जहाँ तक मामला है लस्सी का, तो आप बिल्कुल लस्सी पी सकते हैं, बशर्ते कि लस्सी के अंदर कोई खुशबू वहाँ पर मिलाई हुई ना हो। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो एहराम की पाबंदियों में है वो बाल से मुताल्लिक़ है कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर भी बाल हैं उन बालों को हम एहराम में जाने से पहले ही साफ वाफ कर लें। एहराम की हालत में बाल काटना ये मना है। देखिए, बाल काटना और बाल तोड़ना मना है। अगर बाल खुद ब खुद टूट गए तो उससे कोई चीज़ लागू होती नहीं। जैसे हम दाढ़ी वाले जो लोग हैं, जब हम वुज़ू करते हैं तो इक्का दुक्का बाल तो आ ही जाते हैं, खाली हाथ घुमाएंगे तो दो चार बाल, उसमें कोई मसला नहीं। औरतें हैं, अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने सर को जो है खाली हाथ भी लगा तो दो चार बाल, तो ये एक अलग चीज़ है और एक बाकायदा तोड़ना होता है। अगर किसी ने वाक़ईतन दो चार बाल तोड़ भी लिया तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दम वम आता नहीं है, सदका आ जाता है जो इंसान जो है वो दे। और ऐसे भी कुछ ना कुछ सदका करते रहना चाहिए कि कुछ हमारी तरफ से लफ्ज़िशें होती रही, कमी ज़्यादती होती है, तो उसके बदले में जो है वो मामला साफ़ होते रहेंगे। बाकी इस तरह से बाल अगर कुछ निकल जाते हैं तो कोई मसले की बात नहीं। तो तीसरी पाबंदी क्या होगी, बाल की। अब बाल में आप ये समझ लीजिए कि किसी ने एहराम की हाथ में एक बगल साफ किया तो एकदम आ गया, दूसरे टाइम में दूसरा बगल साफ किया तो टाइम हो गया, ज़ेरे नाफ एक साथ साफ कर लिया तो एकदम उसके ऊपर आ जाएगा। तो उसके अंदर मसले हैं, लेकिन आमतौर पर इस पर कोई जो है वो गलती करता नहीं है। चौथी चीज़ जिसका ताल्लुक एहराम की पाबंदियों से है वो किसी मूजी तकलीफ देने वाली चीज़ को मारने से है। वैसे तो जो है वो चीज़ों को मारना मना है, लेकिन जो तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं उसको मारने की इजाज़त है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जो इंसान की बॉडी से पैदा होती है, जैसे मिसाल के तौर पर जूं है, ये इंसान की बॉडी से ही पैदा होती है। और बहुत सारी तकलीफ देने वाली वो चीज़ें हैं जो बाहर की हैं, मच्छर है, इसी तरीके से खटमल है और इस तरह की और चीज़ें होती है। तो वो तकलीफ देने वाली चीज़ें जो आपकी बॉडी से पैदा हुई है, जैसे कि जूं, इसको मार नहीं सकते, आप उसको उठा के फेंक दो। और जो तकलीफ देने वाली चीज़ें
हमारी बॉडी से पैदा नहीं हुई है, बाहर की चीज है। जैसे मच्छर बहुत हो गए, आपने उसको मार दिया, आप पर कोई दम, कोई सदका, कुछ भी लागू। खटमल, पता चला इसी जगह पर पहुंचे खटमल बहुत है, अब आप मार रहे हैं खटमल को, तो घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या निकली कि जो कीड़े हमारे अपने जिस्म से पैदा होते हैं उनको मारना मना है, और जो बाहर की चीज़ है, चूटियाँ लाल हैं, आपको जो है काट रही, आपने उसको मार दिया तो कोई मसला नहीं है। कुछ चूटियाँ थी उसको आपने जो है मार दिया, इसमें कोई मसला, उसको तकलीफ देने वाली चीज़ है। तो ये एक जो है वो चीज़ है। एक मसला जो है वो एहराम की हालत में नाखून काटने का है कि एहराम की हालत में नाखून काटना भी मना है। अगर किसी ने 5 उंगलियों की नाखून काटा एक साथ, तो उसके ऊपर एक दम आ जाएगा। एक ही मर्तबा में उसने मान लो दोनों हाथ के काट लिया, तब भी एक ही दम आएगा। एक ही मजलिस में दोनों हाथ का भी काटा, दोनों पैरों का भी काटा, जैसे कि अपने यहाँ पे आमतौर पर माहौल होता है कि भाई एक ही साथ बैठ के सब काट लेते हैं, अगर एक ही मजलिस में चारों को काटे तब भी एक ही दम आएगा। लेकिन अभी एक हाथ का काटा, फिर बाद में किसी मर्तबा जो है दूसरे हाथ का काटा, तीसरी मर्तबा एक पैर काटा, चौथी मर्तबा एक, तो चारों का अलग अलग उसके ऊपर दम आएगा। टूट जाता है, जैसे अगर बढ़ जाते थोड़ा टूट जाते खुद से, नाखून थोड़े खुद से टूट जाते तो उस कोई मसला नहीं, तो खुद ब खुद टूटा है। अब अगर किसी ने मान लीजिए एक ही नाखून काटा, जिसे थोड़ा सा टूटा था, उसने सोचा लो मैं उसको शेप में ले लूं, तो उसके ऊपर एक फितरा सदका जो है उसके ऊपर एक नाखून के बदले में देना लागू होगा। छोड़ दिए तो कुछ कोई मसला नहीं, खुद ब खुद टूटा है तो कोई मसला ही नहीं है। तो अगर उसने एक नाखून या 5 नाखून से कम 4 काटा है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक सदका फित्र यानी 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत का सदका करना वाजिब होगा। और अगर 5 काटता है तो ऐसी शक्ल में उसके ऊपर जो है वो मसला आता है। किसी किसी को आदत होती ना ऐसा हाँ। चमचमात का। तो अपनी आदत छोड़ दे वो। हाँ? क्योंकि वो भी तो नाखून काटना ही है। मदीना में तो काट सकते हैं ना। एहराम की हालत के अंदर बात हो रही हाँ, मदीना में जाएंगे मदीना में एहराम नहीं। यहाँ भी आराम खत्म हो जाएगा। एहराम वहाँ पे करना। रहने के बाद एहराम 5 दिन जो रहेंगे ना उसमें खाली जी। ये पाबंदी एहराम की हालत के अंदर बता है। ORS जैसा इन्होंने लिखा है हर जगह पे, जैसा हज कमेटी के अंदर हर इसमें लिखा है ORS ले सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, तो उस हाल में कैसा है? अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉल अगर गर्मी की वजह से बोल रहे तो आपको वैसा इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए जिसके अंदर खुशबू वगैरह ज़्यादा ना। नॉर्मल वाइट वाला आता है हाँ, स्पेशल। उसमें अगर कोई चीज़ नहीं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको इसका ध्यान तो देना पड़ेगा कि उसमें वाज़ेह तौर पर खुशबू नहीं होना चाहिए। अब ये खुशबू के मसले में मैं आपको एक मसला बताता हूँ कि खुशबू के अंदर भी हमारे उलमा ने ये शर्त रखी है कि वो खुशबू वाज़ेह होना चाहिए, पता चले बाकायदा खुशबू। अगर खुशबू तो है लेकिन वाज़ेह नहीं, हल्की सी महसूस हो रही है, तो उसके ऊपर कोई दम नहीं आता। और ये आपको मसला पेश आएगा जब आप अपने बाल कटाने के लिए हजाम के पास पहुंचोगे। कहाँ मसला पेश आएगा कि जब आप हल्लाक के पास पहुंचोगे और आपको अपनी सीट पे बिठाएगा, तो अपने जैसे सादा पानी नहीं मारते वो, एक खुशबू का एक अलग चलन है उनके यहाँ पे। तो वो पानी जब आपके सर पे मारेगा तो आपको हल्की सी खुशबू आएगी, हल्की सी खुशबू आएगी, बहुत मामूली सी खुशबू आपको महसूस होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी ये जाती तजुर्बा में बता रहा हूँ, क्योंकि वो खुशबू वाज़ेह नहीं है। जैसे एक इंसान इतर लगा के आता है तो खुशबू सबको पता चले, बिरयानी जब पकेगी तो खुशबू सबको महका देगी, वैसा नहीं होगा। तो बेचारे वो खुद जिसका टकला है उसी को महसूस होगा कि यार कुछ हल्की सी खुशबू आ रही है। तो मसला उस वक्त होता है जब खुशबू बिल्कुल वाज़ेह हो, तो वो जब पानी मारेगा तो उसके अंदर हल्की सी खुशबू आएगी, उसकी वजह से कोई दम या कोई चीज़ आपके ऊपर लागू, आप उसको बोलेंगे तो सादा पानी मार, तो वो मारने वाला नहीं, वो वही मारेगा। आप समझ रहे हैं? तो वहां पर ये मसला आपको पेश आ सकता है। औरतों के लिए
हालत एहराम के अंदर मेहंदी लगाना, अगर उसने खुदा न खास्ता अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली या पैरों के अंदर मेहंदी गर्मी है या जो भी है, तो ऐसी शक्ल में उनके ऊपर भी दम आएगा, क्योंकि मेहंदी के अंदर भी खुशबू वाज़ेह होती है। एक मसला जो है वो बहुत अहम है कि एहराम की हालत में सर या चेहरे को ढकना। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोते हुए चादर तान के सर ढकने की आदत होती है, पूरा ऐसा लेके पैर तक ढके हुए रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि सर्दी हो तो इंसान ये कर ले, तो उसमें इस चीज़ का बात बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारा चेहरा और हमारा सर मर्दों के लिए, और औरतों के लिए सिर्फ चेहरा, क्योंकि औरतों के लिए सर का जो है वो एहराम नहीं है, वो तो छुपाना है उनके लिए। तो हम कोई ऐसी चादर या कोई ऐसा रुमाल अपने मुंह पर न डाल लें जिसकी वजह से हमारा चेहरा जो है वो छुप जाए। इसलिए कि अगर हमारा चेहरा 12 घंटा या उससे ज़्यादा तक इस तरह से छुपा रहा तो दम आ जाएगा, और अगर 12 घंटे से कम हमने जो है अपना सर छुपा के रखा, मर्द तो जो है वो सर और चेहरा दोनों, तो ऐसी शक्ल में उनके ऊपर सदका फित्र यानी 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत का सदका जो हो जाएगा वाजिब हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। बाकी पूरी बॉडी जो है ना अगर आपकी छुपी रही तो उससे कोई मसला नहीं है। छुपाने से बचाना किसको है? चेहरे को बचाना है और सर को बचाना, खुला रखना है। हाँ, बाकी बॉडी अगर छुपी रही तो कोई मसला नहीं है। एक मसला ये भी है कि आम हालात में तो दम वाजिब होता है कि भाई आपने फुला गलती कर दी तो बकरा आ गया, फुला गलती कर दी तो सदका आ गया। एक मसला ये है कि वो कौन सी गलती है जिसमें बड़ा जानवर जैसे ऊंट या गाय वगैरह का दम हम पर लाजिम होता है, जिसको अरबी में बदना कहते हैं। तो ये बहुत अहम मसला है कि अगर कोई आदमी सारा हज कर ले और सारा हज करने के बाद उसका खाली फ़र्ज तवाफ बाकी है, क्या बाकी है? तो इस मसले को आप आम मसला ना समझें, इसलिए कि जहन में क्या होता है कि 10वीं तारीख को जब हम मुज़दलिफ़ा से लौटकर मीना आए, मीना में आने के बाद सबसे पहले हमने शैतान को कंकरी मारी। वो मैं कल पूरे तफसील से बताऊंगा हज के तरीके। अब तो हम खाली एहराम और ममनुआत एहराम में चल रहे हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद शैतान को कंकरी मारने के बाद हमने क्या की? कुर्बानी की, और कुर्बानी करने के बाद फिर हमने क्या किया? बाल कटाकर हम हलाल हो गए। अब जब हलाल हो गए तो हमने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, खुशबूदार जो है वो शरबत पीना शुरू कर दिया, क्योंकि पाबंदी खत्म हो गई। तो अब ये समझता है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी क्या हो गए? हलाल हो गए। ये क्या समझता है? मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी क्या हो गए? हलाल हो गए, बाल कटा के हलाल हो गया। हालांकि इसके लिए सारी चीजें हलाल हुई है सिवाय मियाँ बीवी के ताल्लुक के। अब अगर किसी ने हलाल होने के बाद फर्ज तवाफ अदा करने से पहले ये ताल्लुक कायम कर लिया तो ये बड़ा गुनाह हो गया। इस वजह से यहाँ पर दम आएगा, लेकिन बकरे वाला नहीं, वो 7 हिस्से वाला ऊंट, उसकी क्या करना पड़ेगा? जिनायत में आपको दम देना पड़ेगा। बस समझ में। इसी तरीके से ये तो मर्दों का मसला हुआ, ये औरतों के ऊपर भी आ सकता है। अगर औरत ने भी फर्ज अदा नहीं किया था मियाँ बीवी के ताल्लुक, तो औरत पर भी बड़ा जानवर और मर्द पर भी। औरतों का भी एक मसला है, औरतों का भी एक मसला है कि औरत ने 10वीं तारीख को सबसे पहले मुज़दलिफ़ा से लौटने के बाद कंकरी मारी शैतान को, उसके बाद उसने क्या की? कुर्बानी की। कुर्बानी करने के बाद क्या की? बाल कटा के हलाल हो गई। लेकिन वो थी नापाकी में, वो जो मैंने नापाकी इतने मसले बताए, हैज़ की हालत में थी मिसाल के तौर पर, बड़ी नापाकी में।
अब वो क्या समझ रही है कि मैं तो हलाल हो गई, मैं तो हलाल हो गई, मेरी सारी पाबंदियां खत्म हो गई। अब इसी नापाकी में रहते हुए अगर वो फर्ज तवाफ अदा कर ले, तो उसके ऊपर बदना यानी बड़ा जानवर लाजिम हो जाएगा। ये कब हो सकता है मालूम आपको? ये उस वक्त हो सकता है, आप में से किसी ने एक सवाल भी किया था ये, कि अगर कोई औरत नापाकी की हालत में है और उसी में वो सारे हज के अरकान अदा कर रही है, जो कि वो कर सकती है, वो मिना भी रह सकती है, वो मुज़दलिफा में भी रह सकती है, अरफात भी जा सकती है, वापस से मिना के सारे काम कर सकती है, खाली उसका मसला जो आके अटक जाता है वो फर्ज तवाफ पे आ जाता है। अब ये पाकी नहीं हो रही है, और इसकी पाकी का जो टाइम और जो दिन है उससे पहले उसको जो है इंडिया आना है, उससे पहले उसको वहां से छोड़कर जो है हिंदुस्तान वापस आना है, फ्लाइट का टाइम उस वक्त है उसका। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये इंतजार करेगी तो पाक नहीं होगी, और पाकी हासिल नहीं होगी, उससे पहले उसको क्या है हिंदुस्तान वापस आना है, और आज की गवर्नमेंट आपको 2 घंटा भी रुकने देगी नहीं। पहले तो मसला किताबों में लिखा है, जब इंसानों के अपने इख्तियार में होता था कि भाई पड़े रहो वहाँ पर, जब पूरा पाक हो जाओगे गुसल करके फर्ज तवाफ कर लेना। लेकिन अब हमारे इख्तियार में तो कुछ रहा नहीं, हम पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ताबे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वक्त पर ही निकलना है, और जब वक्त पे निकलने का मौका है तब वो नापाकी है, यानी उसका फर्ज तवाफ अभी तक अदा हुआ नहीं है। और जब तक फर्ज तवाफ अदा होगा नहीं, तब तक चाहे वो वहां रहे, चाहे हिंदुस्तान आ जाए, या दुनिया में कहीं पे भी चले जाए, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हलाल नहीं हो सकते, और हज भी अधूरा रहेगा, फर्ज तवाफ तो मेन है। अब क्या करें? तो ऐसी शक्ल में जब औरतों को इस बात का यकीन हो कि भाई जाने से पहले हमको मौका मिलने वाला नहीं है पाकी हासिल करके गुस्ल करके तवाफ करने का, तो उलमा ने लिखा है बदरजे मजबूरी वो नापाकी की हालत में ही तवाफ फर्ज अदा कर देगी। ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि भाई मक्का से आपको मदीना जाना है, ऐसा होता है कि भाई ये दिनों में आपको मक्का में रहना है और सारे हज के अरकान अदा करना है, फिर मदीना जाना है, तो ये हो सकता है कि भाई मदीना जाके वापस आके अपन फर्ज तवाफ करना है। लेकिन अगर आपको इंडिया ही भेजना है तो जाहिर सी बात है फिर मुश्किलात पेश आएगी, हर आदमी वापस तो जा नहीं सकता। तो ऐसी शक्ल में इजाज़त दी गई है कि आप यानी औरतें नापाकी की बड़ी नापाकी की हालत ही में, हैज़ की हालत ही में फ़र्ज़ तवाफ़ अदा कर लें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और नापाकी की हालत में चूँकि उन्होंने फ़र्ज़ तवाफ़ अदा किया है, इस वजह से उन पर एक बदना यानी बड़ा जानवर बतौर दम के लाजिम होगा। ये 2 मौके ऐसे हैं जब हज में बड़ा जानवर दम के तौर पर लागू होता है। एक का ताल्लुक मर्द औरत दोनों से है। वो कब है कि बाल कटा के हलाल तो हो गए, लेकिन फर्ज तवाफ करने से पहले आपस में ताल्लुकात कायम कर लिया तो बदना आएगा। और एक का ताल्लुक आमतौर पर औरतों से है कि उन्होंने हैज ही की हालत में क्या कर लिया, मजबूरी में तवाफ ज़ियारत कर लिया। कि बगैर मजबूरी के करने की तो इजाज़त ही नहीं है, मजबूरी में जो है इजाज़त दी गई है, तो जिनायत के तौर पर उसको दम के तौर पर जो एक बड़ा जानवर देना पड़ेगा। ये मसला किसी के साथ भी जो है वो पेश आ सकता है। ये जो है वो एहराम की पाबंदियों से मुताल्लिक मसाइल थे कि भाई जब एहराम बन जाए तो उसके बाद आपको जो है सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। अब इसके बाद कल जो है ना हम इंशाल्लाह
वो हज के जो मसाइल हैं वो पढ़ेंगे, और उम्रे के अंदर जो तवाफ और सही और सबका जो तरीका है वो इंशाल्लाह पूरा आज सरे नौ करेंगे कि उम्रे में भी तवाफ है, उम्रे में भी सही है, हज में भी तवाफ है, हज में भी सही है। हज में अलबत्ता कुछ चीज़ें बढ़ जाती है। 8वीं तारीख को बिना जाना है तो बिना में क्या करना है वो बताऊंगा। फिर अरफात में कब जाना है वो बताऊंगा। उसमें जो है ज़ोहर और असर की नमाज का क्या मसला है इंशाल्लाह वो बताएंगे। और फिर उसके बाद जो है मुज़दलिफ़ा कब जाना है, वहाँ कौन कौन सी नमाज़ पढ़ना है, यानी हज का जो असल जो अरकान और मनासिक है एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। आज मेरी कोशिश ये थी कि आपको एहराम की हकीकत और एहराम की पाबंदियों को अच्छे से समझा दूं। ये बुनियादी चीज़ है। और कल हम इंशाल्लाह जो है वो सारे उम्रे के तरीके, तवाफ़ किस तरह से किया जाता है, इस्तिलाम किस तरह से किया जाता है, खड़े रहने का क्या तरीका है, और हज के जो जो मनासिक है उसको किस तरह से किया जाता है, इंशाल्लाह उसको कल जो है वो करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि 9 बजे तक आ जाए ताकि हमको जो है वो पूरा वक्त कल का मिले। अभी इसमें एहराम के ताल्लुक से जितनी बातें हुई, मस्तूरात हो या आप लोग हो, किसी को कोई सवाल है तो इसी सिलसिले में कीजिए, क्योंकि अभी उम्रे का तरीका और हज का मैं तरीका बताया नहीं। इस सिलसिले में बताइए किसी को क्या सवाल है। जी हाँ, और हम जा रहे हैं, घर से निकले, कोई गले मिल लिया, उसके पास अतर लगा हुआ है, वो अपने बदन पे आ सकता है जी। अगर उसके ऊपर इतर लगा हुआ है और इतर ज़्यादा लगा, कभी नहीं मालूम नहीं, बाद में खुशबू आना चालू होती है, कभी कभी होता है। उसमें असल में ऐसा ना खुशबू का मामला कि खुशबू आपने जानबूझकर लगाया हो या गलती से लगाया हो, आपने खुद ने लगाया हो या किसी ने आपको लगा दिया हो, हर शक्ल में दम आ जाता है। इसी वजह से एहराम की हालत में हजर अस्वद को छूने से भी मना किया जाता है। इसी वजह से एहराम की हालत में जो क्या बोलते हैं दरवाज़ा है बैतुल्लाह का, वो इसी तरीके से रुकना यमानी, उन सबको छूने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि लोग ना समझे हर जगह जो है उस इतर भर के रखे हैं। अब हाथ लगा दूंगे आपके पूरे हाथ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको उन लोगों से गले मिलने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई उसकी खुशबू के हमारे में मुंतकिल ना हो जाए। एक चीज़ हम जैसे हम लोग एहराम बांध लें, नमाज पढ़ें और नियत प्लेन में करें तो मतलब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। घर पे नमाज पढ़ें। हाँ, घर पे आराम कर बताया ना मैंने, फ्लाइट में तो नमाज नहीं पढ़ सकते। सही तरीका तो ये था कि घर ही में आपने गुस्ल करके नमाज पढ़ा और नमाज के नियत कर। लेकिन अगर आप अभी नियत नहीं कर रहे तो कम से कम इतना कर लो, एहराम का नियत कर लेंगे। हाँ आप इतना नियत कर लो कि मैं गुस्ल करके आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली। अब जो उसके बाद नियत करना है तो वो आप फ्लाइट में कर, फ्लाइट में करना जैसा भी घर से आपको को निकलना है, अपना एहराम पहन लिए, 2 रकात भी पढ़ना है तो 2 रकात अभी पढ़ना है कि 2 रकात उधर पढ़े, मतलब फ्लाइट से पहले पढ़े, मतलब आपको जहाँ नियत करनी है वहाँ तक वहाँ 2 पर रकात अगर आपको ऐसा लगता है मुझे फ्लाइट में तो नमाज की नियत करने का पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, एयरपोर्ट पे आपको ऐसा था कि घर ही में मौका मिलने वाला है हाँ। तो घर में पढ़ लीजिए। नियत कम से कम एहराम की नमाज तो हो गई। एहराम, लेकिन नियत नहीं कर रहे, नियत वो भले वो फ्लाइट में कर फ्लाइट रहे में चले, 2 रकात ये करे कि एहराम की नियत करता हूँ, बस यही बस एहराम की नियत करना, एहराम की नमाज पढ़ो। एहराम की नमाज पढ़ो। नियत हाँ। नहीं, नियत हो जाएगी तो एहराम की एहराम नमाज की नमाज पढ़ो। पढ़ो। और ये बात याद रखिए कि एहराम की नमाज कोई जरूरी नहीं है, ये भी मुस्तहब है। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने नमाज पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट नियत कर ले तो हो सकता है। और अगर समझे यहाँ अपन एहराम की अपन जो ये पढ़ के अपन समझो चले गए और फिर बाद में जब अपने को इधर गए, अपने एयरपोर्ट पे गए और अपने को मालूम है कि आप फ्लाइट में जाना, तभी उधर 2 रकात वापिस से पढ़ लिए और वहाँ नियत भी कर लिए नहीं। और वो भी कर लिए तो चलेगा, बिल्कुल 2 चलेगा, रकात वहाँ भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा। डबल चलेगा। और भारी हो गए फ्लाइट वगैरह में, उसके बाद नियत आप कहीं भी कर सकते हैं। नमाज भले आप पहले पढ़े या बाद में पढ़े, बेहतर तरीका तो यही है कि नमाज पढ़ो, सलाम फेरो, नियत करो। तो इस डबल पर अमल पढ़ना, नहीं कर डबल सकते तो आगे भी कर डबल सकते। पढ़ना, दोबारा डबल पढ़ सकते तो जी। डबल नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ। तो नफिल है। इधर एक 2 डबल पढ़िए, एक भी मत पढ़िए, मतलब मुफ्ती साहब, तो एहराम की नियत करने के बाद पाबंदियाँ शुरू हो जाती है, जी, तो उसके बाद उम्रा की भी वापस नियत करनी है अलग से। हमने तो नियत एहराम की ही उम्रे के साथ है ना। हमने नियत की ही एहराम की उम्रे के एहराम की नियत की।
जैसे कोई बोले कि भाई मैं ईशा की 4 रकात फ़र्ज की नियत करता हूँ, मैं ईशा की वितर की नियत करता हूँ, तो हमने मिसाल के तौर पर उम्रे के एहराम की नियत की, तो हमने दुआ क्या पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। तो इसमें उम्रा खुद ब खुद दाखिल हो गया और उम्रे के एहराम की हमने नियत कर ली। तो कंफ्यूजन ये है थोड़ा कि जैसे आप एक एहराम की नियत बोल रहे हैं, हाँ। एहराम पहनना एक अलग हो गया और उम्रा मतलब वो एहराम के साथ ही उम्रे में जाना है। तो जैसे हर जगह ये बयान हो रहा है ना कि हाँ उम्रे की नियत यहाँ से उम्रे की नियत होगी। मैं आपको ये बताना कुछ चाह समझ रहा था, एहराम पहनना हो एक नियत हो गई। मैंने कुछ मसाइल एक्स्ट्रा बयान किए। रिस्क क्या है? नहीं, एक सुनिए इनके तरफ। मेरा बताना मकसद ये था कि बहुत से लोग ये चादरों को ही एहराम समझ रहे हैं। वो मैं समझ गया ना, लेकिन नियत करना ये सवाल कर रहे हैं ना उसके तो आप समझ रहे हैं हाँ, मैं समझ गया। नियत कि करना कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने जो 2 चादर लपटी तो वो समझ रहे हमारा एहराम हो गया। हमने बताया कि चादर लपेटने से कोई आज कोई चादर लपेट के घूमना चालू कर दे तो वो एहराम नहीं हुआ। एहराम तो बाकायदा आपकी नियत का नाम है। उसका रिस्क क्या है? जैसे भी आपने पहन लिया, पहन एहराम की नियत नहीं क्या, खाली वो एहराम की नियत क्या कि मैं एहराम पहन रहा हूँ करके वो नियत की, बाहर निकला कोई चिटक गया, ये रिस्क है ये कि भाई आदमी को इतर वाला गले मिल गया, कोई ज्यादा करके लोग गले ज्यादा मिलते हैं, वो बड़ा रिस्क हो जाता है। इससे बेहतर है नियत तो उसको बाद में एयरपोर्ट पे करे या तो फ्लाइट में करे। सबसे पहले लेकिन हाँ। अगर आदमी यहाँ गले मिल कोई गया, हाथ वाला हाथ नियत पीना नहीं लेता थी। है, हाँ चलेगा। नियत नहीं थी लेकिन गले गुलाब में का मिल हाथ गया, पीना अपना कपड़ा पहन के गया, हाँ। चादर ओढ़ के गया। चलेगा। हाँ। तो वही तो कोई मसला नहीं। उसके बाद कर लो ना नियत। आप एक बात याद रखें, नियत के पहले से दूसरे गला से चिपका उससे पहले ही आपने इरादा ये किया कि मैं तो फ्लाइट में नियत करूँ, मिसाल के तौर पर। लेकिन आप ये सोचते हैं कि चादर तो मैं यहीं से पहन के जाऊँ, कहाँ एयरपोर्ट के अंदर करेंगे। आपने चादर लपटी तो आपको पूरी इजाजत है कि आपको जो सबसे पसंदीदा इतर है वो खूब लगा लो। सारी पाबंदियां नियत के बाद शुरू होती। अच्छा, जिस वक्त आप नियत कर रहे हैं फ्लाइट में मिसाल के तौर पर, उसको खूब महक रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपने नियत करने यानी एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाई। मना जो है वो एहराम के बाद खुशबू लगाई। तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं जो नियत बाद में कर दो, पहले अपने इसको खुशबू अच्छे से लगा लो, कोई मसला नहीं है। उससे पहले कोई आदमी आपसे गले मिल लिया, खुशबू आ गई तो कोई मसला नहीं। बेहतर ये होगा कि नियत जब भी तो बोलते हैं प्लान करने के बाद में 2 घंटा के बाद में नियत करो। 2-3 घंटे के बाद घर से नहीं करेंगे। मैंने असल में आप लोगों के सामने कुछ एहराम के मसाइल बयान किए, क्योंकि हम लोग जो है वो दिन रात इन मसाइल के अंदर लोगों के सवालात जवाबात होते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा 4था सेशन है। बहुत सारे मसाइल जो है वो लोगों के सामने आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि वही रिपीट ना कुछ तो इल्म में इजाफा हो और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आए। अभी कल इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपके सामने और भी कुछ नई चीज़ें आएंगी, ऐसा तो हमने वहाँ ये सुना था, वहाँ तो ऐसा बताया था, ये सब चीज़ें होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बातें होगी ना वो किताबी होगी, मुदल्लल होगी, दलील के साथ होगी। इतना आपको इत्मीनान इंशाल्लाह रखना चाहिए। जैसा आपने बोले अभी जैसे कोको कोला नहीं पीना, ये नहीं पीना है, तो काफ़ी सारी जगह पे, जैसे मैं भी काफ़ी सारी जगह पे मैं ये आया जी। काफ़ी लोगों ने बोला नहीं आप पी सकते हो, ये कर सकते हो। तो आपने अभी कैसा बोला है कि मेरे को तो मुझे पता नहीं है कि मुझे पता है कि वो नहीं पीना चाहिए, पर मैंने काफ़ी जगह पे जैसा मैंने सेक्शन लिया था, ज़्यादा देख के सुना था, वहाँ पर तो लोग बोलते हैं कि कोको कोला भी कुछ पी सकते हैं, ये है वो भी कर, मतलब देखिए हमारा तो एक ही कहना है कि पीने वाली चीज़ों में अगर खुशबू मिलाई गई है, अब इसका फैसला आपको करना है। अगर उसमें खुशबू मिलाई गई है और खुशबू वाज़ेह है, खुशबू क्या है, वाज़ेह है, तो उसका पीना मना है। किताबों में मसला ये वो है। तो है। अब आपके कोका कोला के अंदर खुशबू वाज़ेह है तो पीना मना है। उसमें मैं कुछ बोलूं और फुला कुछ बोले, उसका इख्तियार है ही नहीं। वो भी ना फ्रूट जूस भी हो, जिसमें सीक्रेट्स रहते हैं, जैसे फ्रूट जूस भी मिलते हैं अपने आप जैसे उधर तो इसीलिए मैंने फ्रेश जूस कहा हाँ, खाली फ्रेश जूस कि अगर अपने जैसे यहाँ पर मशीन से निकाल के कोई दे रहा है, वहाँ पे होता तो है होता ही होता नहीं। ही नहीं।
तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या है। और फ्रूट्स खाने में जूसेस वगैरह में जो होती है, जैसे आपने बाल काटने वाले का बताया कि बाल वाला मारता है, हल्की हल्की सी खुशबू आती चली जाती है, तो जूसेस में भी वही है, उसके बाद तो नहीं, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अभी आप जब एक काम करो भाई, साहिब भाई की तरफ से सबको करवा दो। आपके मुंह से कई देर तक खुशबू आएगी। फ्रूट जूस में कोई भी है ये कुछ मतलब ही पता। फ्रूट जूस में सब आप आएंगे। जूस पीजिए तो कई देर तक आपके मुंह से खुशबू आते रहती है। असल में एक ट्रेंड चल रहा है खुशबू मिलाने के, वो एक लोगों में है कि भाई खुशबूदार जो है चीजें होती और जो जैसा फ्रूट्स है नॉर्मल जैसे वो तो खाने में कोई मसला नहीं है। हैं, इसी में कोई मसला नहीं। फ्रूट्स खाने में एक्स्ट्रा एडेड शुगर बाहर, एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो है मतलब शुगर नहीं, सॉरी, खुशबू एक्स्ट्रा उसमें डाली हो। सुन याद रखना, जो मैंने आपको बताया कि बाकायदा जो खुशबू मिलाई जाती है, मिलाने वाला चीज नहीं खाना। रूह अफ़ज़ा है जैसे उसमें मिलाई जाती है। और मैंने आपको बाकी फ्रूट वगैरह सब खाना। मैंने आपको एक जो नेचुरली चीज बनी हुई है मैंने ना, आपको उसको जो एक खतरनाक नजरिया बताया जो बहुत ये है कि भाई जो खुशबू इतर और परफ्यूम्स की शक्ल में लगाई जाती है वो तो मना है, बाकी मिक्स हो तो मना नहीं है। एक बहुत खतरनाक नजरिया चला है, उससे बचना है कि नहीं, जिसमें भी खुशबू मिलाई गई है वो जो है मना है। खाली खाने वाली चीज जिसमें खुशबू पकती है, एहराम की हालत में 3-4 दिन पाबंदी रखना है, बाकी तो खाओ पियो सब कुछ भी और वो पका के जैसे हम खा रहे थे हाथों से तो उसमें जब तक रहती है उसका कोई मसला कोई मसला नहीं। सब मसला जाहिर सी बात है, आप जब हाथ से बिरयानी उठाओगे हाँ वही तो खाने चम्मच से खाओ। लेडीज में कोई मसला नहीं। भाई, औरतों में से किसी को कोई मसला हो तो बताइए, मर्द तो अपने मसाइल हल कर लिए। कल भी बाकी है।